देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगी क्लास 10 का जो साइंस है, ठीक है। साइंस यानी कि आज से शुरू हो रही है आपकी क्लास, ठीक है। और जो सेशन आपके 2022 और 23 के उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फ़िलहाल एग्ज़ाम जो है क्लास 9 का देकर वो अभी ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही खाली मत बैठे रहिए, क्योंकि आपके दिसंबर में जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम होने को है, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताऊँ आपको ये चीज़ें, यानी कि साइंस से शुरुआत की जा रही है। वैसे मैथ्स की जो है वो क्लास शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि आप अपनी किताब के बारे में जानो, यानी किताब यानी विज्ञान या साइंस के बारे में जानो, कौन सा चैप्टर क्या है और कौन से चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में से किस किस चैप्टर की जो है आपको पढ़नी पड़ेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जिसकी नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। ये है फर्स्ट चैप्टर जो रसायन विज्ञान से। दूसरा है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु। और आपका फोर्थ वाला चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। उसके बाद पांचवा वाला चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। सो ये था आपका रसायन विज्ञान की चैप्टर 1 से 5 तक आपका रसायन विज्ञान है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 6 यानी कि बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए बायोलॉजी में आपको जो है ना आगे जाके आपको और दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बायोलॉजी को जब आगे चलोगे तो आपको वो दो चीज़ों में पढ़ना पड़ेगा। एक तो है आपका बायोलॉजी में बोटनी यानी कि पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है, और एक है जीलॉजी यानी कि आपको जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। है तो वैसे दोनों ही बायोलॉजी, लेकिन आपको अलग से पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है और अलग से जीव जंतु के बारे में पढ़ना है। उसमें केवल आगे जाके बोटनी मतलब केवल पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, और मतलब कि जीलॉजी में आप जीव जंतु के बारे में पढ़ोगे। बट फिलहाल हम यहाँ पर सभी को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि आपका 6 नंबर चैप्टर है जीव प्रक्रम, ठीक है। और 7 नंबर है नियंत्रण एवं समन्वय। और आपका 8 नंबर है जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद 9 चैप्टर आपका आनुवंशिकता एवं जीव विकास। तो ये है यहाँ पर 4 चैप्टर जो आपके बायोलॉजी चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान। ये कौन कौन सा चैप्टर है, तो ये चैप्टर नंबर 10 यानी कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तक, ठीक अपवर्तन। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर में है विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। और यहाँ पर कह सकते हैं 13 नंबर चैप्टर है आपका जैसे यहाँ पर दिया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी ओम के नियम हमें इसी चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आता है आपका बाद बाकी चैप्टर जो पर्यावरण के अंदर होता है, जो 5 चैप्टर यानी 5 क्लास 3 क्लास से होता है ना कि हमारे पर्यावरण, तो वही पर्यावरण यानी कि यहाँ पर पढ़ेंगे 14 नंबर चैप्टर और 15, यानी कि 14 नंबर चैप्टर में है ऊर्जा के स्रोत, और 15 में है हमारा पर्यावरण, और 16 में है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको जो फर्स्ट चैप्टर यानी 1 से 5 तक, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स वाला, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर बड़ा है, इसमें आपको काफ़ी टाइमिंग देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सारी चीज़ों आपको जो है क्लियर करते हुए चलेंगे हर चैप्टर का। लेकिन आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आपकी किताब को आपने एक बार में छान मारा कि कहाँ पर क्या कौन से चैप्टर है, कौन सा फिजिक्स है, कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सी बायोलॉजी है और कौन से पर्यावरण है, ये चीज़ें आपने देख ली है। तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर से, यानी कि हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देख पा रहे होंगे चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, अध्याय 1 में हमें बोला है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सो यहाँ पर केवल रसायन के बारे में बताया, भौतिक के बारे में नहीं। लेकिन हमें आपको समझाना है कि आखिर भौतिक क्या है। वैसे भी आपने पिछले कक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, ठीक है, भौतिक के बारे में, इसीलिए आपको भौतिक का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आपको पढ़ने के वक्त देखने को मिलेगा। और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और समीकरण क्या है, इनकी पूरी जो है निचोड़ जो है आपके सामने लाया जाएगा, और आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल आसान सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर समझते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या रहेंगे, यानी इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट तो है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ आपको भौतिक परिवर्तन का भी जिक्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आपको यहाँ पर जैसे सेकंड नंबर में है भौतिक परिवर्तन, उसके बाद है आपका रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं,
ठीक है। रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग जल को बोलते हैं, जैसे जल है ना, जल, जल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर इसका सूत्र को देखें तो ये हो जाएगा H2O। लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेगा। कैसे हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कैसे होगा वो मैं बताऊंगी आपको कि ऐसे करने से ये इसका सूत्र बन जाता है। उसके बाद थर्ड फोर्थ में हो जाएगा रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, यानी कि बाजान से यहाँ पर हमें दिया है कि क्या, Mg+O2 दिया है, ठीक है। अगर इसको हम देखेंगे यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब कि दहन करेंगे तो ये बन जाएगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर O की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पर 1। इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे 2 देने होंगे, तो मैग्नीशियम यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें 2 करना होगा। तो इस तरह से हमें इसको बैलेंसिंग मतलब कि बैलेंस करना होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। फिर मतलब कि 5 नंबर इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को बताना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 5 वाला टॉपिक, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम से पूछा जाता है। उसके बाद 6 नंबर पर पढ़ेंगे संचारण, उसके बाद आएगा 7 पर विकृत, मतलब कि विकृत गंध, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सो पहला हम देखेंगे, हमारा है पहला रासायनिक परिवर्तन, तो हम इसी को ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसमें कुछ एग्जाम्पल पहले हम देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिया है कि फलों को काटना, ठीक है। जैसे हम फलों को काट लेते हैं, ये मान के चले फल है, ठीक है, ये फल है, सेब है मान के चले, इसको हमने बीच से टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा हमें ऐसे मिला और एक टुकड़ा हमें ऐसे मिला। तो अब बताओ कि ये जो हमने फल को टुकड़ा किया है, क्या वो सेब से कुछ अलग बना, केला बना, आलू बना, कुछ बना, क्या नहीं बना। सेब है तो सेब ही रहेगा, क्योंकि ये तो 2 टुकड़े में बढ़ गए, यानी कि इसमें क्या बदलाव आया, इसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा इसमें सिर्फ आकार में परिवर्तन आया। किसमें परिवर्तन आया, आकार में, ठीक है। ये केवल आकार में परिवर्तन हुआ, इसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी सेब का सेब ही रहा, बस टुकड़ा मतलब कि आकार में परिवर्तन हुआ। मतलब कि जिसमें गुण, मूल गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, बस आकार में परिवर्तन हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। वैसे आपको आगे पता चलेगा। तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन। दूसरा है यहाँ पर बर्फ का पिघलना, यानी बर्फ जो है वो पिघल जाता है। तो बर्फ का पिघलना यानी कि पिघल जो गया, वो तो वैसे है ही तो बर्फ ही ना, यानी कि पानी है, तो बर्फ भी तो पानी का ही रूप है। तो ये बर्फ उसके बाद वो पिघल गया, तो वो किस रूप में आया, जल के रूप में। तो ये जो पिघला, यानी कि इसमें मूल गुण में तो परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे बर्फ से पत्थर या फिर यहाँ पे कह सकते हैं तेल तो नहीं बना, बर्फ से जल ही बना। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी जो है अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी ठोस से द्रव में बदला। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है, तीसरा यहाँ पर लकड़ी का काटना, यानी कि ये इतना बड़ा लकड़ी, इसको बीच से काट दिया, तो एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया, तो था मतलब कि रहेगा तो लकड़ी ही ना, लकड़ी से चेंज तो नहीं हो सकता है, बस इसमें आकार में परिवर्तन हो गया। सो हम कह सकते हैं ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। अब आगे का एग्जाम्पल भी जैसे यहाँ पर फोटो के साथ आपको दिखाया गया है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे हम फलों को काट रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेब को काटा गया, 2 टुकड़ा में बांटा। तो आप ही बताओ कि ये जो हमने सेब को काटा, सेब को मान के चले हमने काटा, तो क्या सेब से आम बना, नहीं बना। सेब तो सेब ही रहेगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आम को काट दिया गया, ठीक है, आम को काट दिया गया, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, बस आकार में परिवर्तन हो गया है, ठीक है, आकार में परिवर्तन हो गया है, लेकिन इसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सो हम इसको कह सकते हैं ये भौतिक परिवर्तन। उसी तरह जैसे यहाँ पर हमें दिया है बर्फ का पिघलना, ये जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल कर जल का निर्माण हो रहा है, लेकिन बन तो जल ही रहा है ना। इसको हम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम जैसे बर्फ को हीट करेंगे तो ये जल बनेगा, फिर जल को फ्रीज में रखेंगे, फिर से तो ये बर्फ बनेगा, फिर से ठोस बनेगा। तो हमें भौतिक परिवर्तन के अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं, यानी वैसे परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन, मतलब भौतिक गुण परिवर्तन होता है लेकिन मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस परिवर्तन के अंदर हम पुनः जो है प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये भैया जी जो है एक लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी काट के अलग कर रहे हैं। तो क्या ये लकड़ी से कुछ और बना, नहीं बना, लकड़ी है तो लकड़ी ही बना, तो इसीलिए ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हम देखिए, जैसे लकड़ी का जलना, ठीक है, ये लकड़ी का जलना, यहाँ पर लकड़ी जल रहा है। देखिए ये लकड़ी था, लकड़ी ठोस था, ठीक है, और इसको जलाने पर ये क्या बन जाएगा, जलाने के बाद में तो हमें राख ही मिलेंगे।
तो आप देखिए यहाँ पर जो लकड़ी था वो ठोस था, ठोस के बाद जो राख मिला, राख किस प्रकार का था, पाउडर हो गया, ये तो मतलब चूर्ण बन गया। तो क्या इसमें मूल गुणों में परिवर्तन आया? हाँ आया, क्योंकि ये ठोस था, ठोस से पाउडर बना, ये तो परिवर्तन हो गया। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि क्या इससे पुनः प्रारंभिक पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे राख से फिर लकड़ी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो जो मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो मतलब कि एक बार बदलने से वो पुनः फिर से पदार्थ प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब जैसे यहाँ पर लकड़ी जो जल रहा है, जलने के बाद जो हमें राख मिला, नई चीज़ें मिला, नई पदार्थ मिला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये वायु के यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया लकड़ी को, तो जल के जो राख बना, वो राख जो है वो नई पदार्थ है, और नई पदार्थ यानी कि राख से फिर हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। सो हम कह सकते हैं ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना, मोम का जलना, ये सारी की सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है ये मोमबत्ती नहीं रहेगा, यहाँ पर मोमबत्ती नहीं है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कागज़, ठीक है। ये कागज़ का जलना, यहाँ से गलती से लिखा गया, ये हो जाएगा कागज़ का जलना। ये जो कागज़ जल रहा है, ये कागज़ जलेगा तो राख बनेगा, पाउडर बनेगा। क्या फिर से आप इससे कागज़ बना सकते हो? फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है यहाँ पर मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का पिघलना अलग चीज़ है और जलना अलग चीज़ है। जैसे यहाँ पर बत्ती जो है, मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है, मतलब कि केमिकल चेंजिंग है। बट ये जो मोम जो पिघल रहा है, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंजिंग। तो यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मोम जो पिघलेगा तो मोम ही मिलेगा। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन के तौर पर देखेंगे तो ये जो जल रहा है वो हमारा हो जाएगा जलना रासायनिक परिवर्तन, और पिघलना भौतिक परिवर्तन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर दिया मोमबत्ती का पिघलना। सो मोमबत्ती का जलना अलग चीज़ होता है, पिघलना अलग चीज़ होता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती जल रही है मतलब कि ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जो पिघल रहा है, जैसे पिघल कर यहाँ पर छोटा होते जा रहा है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघलने के बाद तो हमें मोम ही मिलेगा ना, मोम के अलावा तो दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। सोना चांदी तो हमें नहीं मिल सकता। सो हम कह सकते हैं जलना जो है वो शब्द है रासायनिक परिवर्तन, और जो पिघलना या आकार में परिवर्तन होना या फिर से पुनः पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फर्स्ट है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है, फर्स्ट टॉपिक का पहला चीज़ है तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि पदार्थ के जो मूल गुण है उसमें पूरी तरह से चेंजिंग हो जाता है और हमें नई गुणों वाले पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। अतः पुराने पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो पुराने पदार्थ है उसको आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी, एक एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने दूध को मतलब कमरे में छोड़ दिया, खुले कमरे में, तो कमरे का टेम्परेचर जितना है अगर उसको हमने गर्म नहीं किया तो दूध फट जाता है, यानी दही का रूप ले लेता है। तो ये पूरी तरह से दूध से बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, नए गुणधर्म वाली चीज़ें हमें मिले, मतलब पदार्थ मिले। अगर आपसे बोला जाए क्या आप दही से फिर दूध बना सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, या मैं भी बोलूँ, कोई भी बोलेगा दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, बिल्कुल नई चीज़ें, नए गुण वाले। जैसे दूध का गुण जैसे कलर में वाइट होता है, दही का हल्का सा चेंज हो जाता है कलर। एंड साथ ही साथ दूध को गर्म किया जा सकता है, क्या दही को गर्म किया जा सकता है? नहीं। दूध का स्वाद जो है हल्का सा मीठा होता है, लेकिन दही खट्टा होता है। तो दोनों मतलब कि गुण में पूरी तरह से चेंज हो गया, साथ ही साथ रंग भी प्राप्त हो गया, मतलब कि नया रंग देखने को मिला। एंड साथ ही यहाँ पर देखेंगे पुराने मतलब कि जो प्रारंभिक स्थिति में जैसे दूध था, दूध से दही बना, दही से फिर दूध को हम नहीं बना सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। आप देखते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या गुण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहला गुण है कि इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। बिल्कुल जैसे हमने दूध से दही बनाया, तो दही दूध से बिल्कुल नई चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं नई पदार्थ बना। उसी तरह जो लोहे पर जंग लगने से, जंग जो लग गया है लोहे पर, तो वो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। बिल्कुल पदार्थ के मूल गुणों में
परिवर्तन होता है। और तीसरा मेन पॉइंट है, यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है क्योंकि प्रारंभिक पदार्थ को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आया स्थायी परिवर्तन। ये स्थायी परिवर्तन क्या है? स्थायी परिवर्तन कहने का मतलब है, जैसे हम यहाँ पर हमने दही बनाया तो दही से दूध आप नहीं बना सकते हो। जहाँ दही बना ये परमानेंट हो गया, आप दूध से दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो यही है स्थायी परिवर्तन, यानी कि फिर से आप दूसरे यानी कि प्रारंभिक चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है परमानेंट यानी कि स्थायी परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आगे अगर आगे की बात करेंगे तो यहाँ पर है, जैसे यह अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है इसीलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ये एक ही दिशा में कहने का क्या मतलब है? तो एक ही दिशा में कहने का मतलब है, जैसे हम दूध यहाँ पर दूध लेते हैं, अगर दूध की जो हमने तापमान यानी कि जो टेम्परेचर था रूम में, हमने इसे खुला छोड़ दिया तो दही बना। तो क्या दही से आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसीलिए कहा गया है ये एक ही दिशा में होगा, और एक ही दिशा में होने के साथ साथ इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रासायनिक परिवर्तन का। जैसे यहाँ पर दिया है लकड़ी का जलना, अगर हम इसमें हीट करेंगे, उष्मा देंगे, लकड़ी को जलाएंगे तो जलने के बाद जो नया चीज़ मिलेगा वो राख है। ये था आपका ठोस अवस्था में, और ये बन जाएगा आपका पाउडर यानी चूर्ण की अवस्था में। तो क्या ये अवस्था में चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ? ऑफकोर्स हुआ। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि राख से लकड़ी बनाओ तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, और बिल्कुल नई चीज़ें, नए गुण वाले हमें पदार्थ यहाँ पर मिले। वैसे आपके बुक्स में दिया है मैग्नीशियम रिबन का जलाना ऑक्सीजन की अवस्था मतलब की उपस्थिति में आप जलाओगे तो जलाने के बाद जो मतलब कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जैसे मैग्नीशियम को Mg सूचित करते हैं ना, तो Mg प्लस हम O2 यानी ऑक्सीजन की अवस्था में अगर इसको करेंगे तो ये बन जाएगा MgO, यानी कि बिल्कुल नई चीज़ें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये तो ठोस में था और ये बिल्कुल राख बन गया यानी कि चूर्ण के रूप में आया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये अवस्था में जो है पूरी तरह से चेंजिंग हो गया। और फिर से आप चाहो तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछा जाए मैग्नीशियम बनाओ तो नहीं बनेगा। इसका मतलब नए गुणधर्म वाले नई चीज़ें मिले, फिर से हम प्रारंभिक पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमारा कहा जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ओके, सो यहाँ पर लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि राख जो बना, पाउडर जो बना, फिर से हम लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा, दूध से दही का निर्माण करना, यानी दूध से दही बनाया, दही से आप दूध नहीं बना सकते हो, इसीलिए ये एक ही दिशा में है। एंड यहाँ पर कह सकते हैं ये परमानेंट जो है चेंजिंग हो गया है, तो हम कह सकते हैं ये केमिकल चेंज हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके गुणधर्म या एग्जाम्पल देखते हैं। रिएक्शन के बाद हमने देखा कि ये स्थायी परिवर्तन है, यानी कि परमानेंट चेंजिंग है, फिर से इसको दोबारा जो है पुरानी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके मूल गुणों में परिवर्तन होना। तीसरा, इसे पुनः प्रारंभिक पदार्थ को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि ये एक ही दिशा में हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया है। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल्स में, जैसे मोमबत्ती का जलना। देखिए, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना, ये पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। दोनों में मेजर डिफरेंस को समझने का प्रयास करिए। उसके बाद आगे यहाँ पर लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन लकड़ी को काटना भौतिक परिवर्तन है। इसका ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। आगे है कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कागज़ का टुकड़ा करना यानी फाड़ना वो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है दूध से दही बनना, ये तो बिल्कुल आपका रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा है यहाँ पर आप देखेंगे आगे कि लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए लोहा को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट किया जाता है ताकि जंग ना लगे और ख़राब ना हो। फलों का सड़ना, देखिए फलों का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन सड़ा हुआ फल को फिर से अच्छा वाला फल में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी तरह फलों को टुकड़ा करना या सलाद बनाना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसके अंदर आपने क्या क्या देखा? या तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा या तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है या रंगों में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं हमारे आसपास जो दैनिक जागरण में होने वाले यानी दैनिक अभिक्रिया में होने वाले चीज़ें जो है वो रासायनिक या तो रासायनिक परिवर्तन में होता है या तो भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम सांस लेते हैं वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, हम भोजन को पचाते हैं वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, अंगूर का किण्वन करना वो भी रासायनिक परिवर्तन है,
या रंगों में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको क्या ट्रिक्स याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन कैसे याद करें और भौतिक परिवर्तन कैसे याद करें। तो रासायनिक परिवर्तन याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक्स है, जहाँ पर जलना शब्द आएगा, जलना, ठीक है, तो वो जहाँ जलना शब्द आएगा ट्राई करना हमेशा रासायनिक परिवर्तन बोलने का। लेकिन हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ से भी आ सकता है कि जैसे रूम के अंदर एक विद्युत बल्ब को जलाओगे, उसमें तो स्विच होता है, अगर जलाओगे तो वो जल जाएगा और फिर से स्विच ऑफ करोगे तो फिर से ऑफ हो जाएगा, यानी पहली अवस्था प्राप्त हो जाएगा। तो विद्युत बल्ब का जलना यानी कि जिसमें स्विच होता है वो आपका भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ऑन करोगे तो जलेगा, फिर ऑफ करेंगे तो फिर पहली अवस्था में मिल जाएंगे, इसीलिए विद्युत बल्ब का आप नहीं ले सकते हो। दूसरी बात, बाकी जो जितने भी जलने वाली चीज़ें हैं वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भौतिक परिवर्तन को कैसे याद करेंगे, तो भौतिक परिवर्तन याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है जहाँ काटने शब्द आएगा, काटना, तो ट्राई करना हमेशा वो भौतिक परिवर्तन ही रहेंगे। और इतना चीज़ याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन में मूल गुण जो है वो चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ भौतिक अवस्था में चेंज होता है। जैसे ठोस से द्रव बनता है, या फिर या तो आकार में चेंज हो जाता है या अवस्था में चेंज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि भौतिक परिवर्तन हो, इसमें रंगों का कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को पहचान पाओगे और आसानी से समझ लोगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो ये था आपका पार्ट 1 जो है साइंस यानी फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10 का है। और आगे के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।